आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के नए अध्याय निर्देशांक ज्यामिति की। जैसा कि पाठ का नाम ही है निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति शब्द आप जानते हैं, ज्योमेट्री यानी मापने से संबंधित, भूमि को मापने से संबंधित यह शब्द है और उसी रूप में ज्यामिति गणित की शाखा का विकास हुआ था। अब ये शब्द निर्देशांक का अर्थ क्या मतलब है, कक्षा 9 में भी आप पढ़ चुके हैं। निर्देशांक का मतलब किसी भी तल में स्थित किसी बिंदु को हम दो संख्याओं के द्वारा निरूपित करते हैं, उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं, तो उन दो संख्याओं को बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। कक्षा 9 में आपने एक नाम सुना होगा, रेने देकार्ते। तो फ्रांस के बहुत बड़े दार्शनिक और गणितज्ञ थे। माना जाता है कि किसी भी तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने का विचार सबसे पहले रेने देकार्ते ने ही दिया था और उन्हीं के सम्मान में इस पद्धति को, जिसके अनुसार हम किसी भी तल में बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं, उस पद्धति का नाम कहते हैं कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति का कार्टेशियन सिस्टम, जिससे कि देकार्ते को भी सम्मान मिले, उनका भी नाम याद रहे, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने इस विचार को दिया था कि हम किसी भी तल में बिंदु की स्थिति का निर्धारण कैसे करें। तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि हम कैसे किसी बिंदु का निर्धारण करते थे। जैसे यह एक ग्राफ पेपर है, यह एक तल जैसा। अब इसमें किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते थे, दो रेखाएं खींचते थे जो एक दूसरे को 90 अंश पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी। तो इसका मतलब इन दो रेखाओं का नाम हम कह देते थे समकोणिक रेखाएं। ये जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु का नाम कहते हैं मूल बिंदु, और इसको हम दर्शाते थे ओ से। तो इसका नाम हम कहते थे मूल बिंदु। मूल बिंदु इसलिए क्योंकि किसी भी बिंदु की स्थिति को हम इसी बिंदु से निर्धारित करते थे, अर्थात उसकी दूरी को हम इसी बिंदु से मापते थे। अब इन समकोणिक रेखाओं का नाम कहते हैं, इसे कहते हैं लेफ्ट से राइट, जो आप देख रहे हैं आपके बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर है, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। कक्षा 9 की ये पुनरावृत्ति है, आपने पढ़ा है इसको। तो और ऊर्ध्वाधर ऊपर हम इसको वाई अक्ष कहते हैं, इसको वाई और इसको वाई डैश। अबे हम डैश क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब हम दूरी की बात कर रहे हैं कि अगर हम मूल बिंदु से दूरी की बात कर रहे हैं तो मूल बिंदु से इधर की तरफ हम दूरी नापेंगे और फिर इधर की तरफ दूरी नापेंगे और दोनों को एक जैसा रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। तो इसीलिए मूल बिंदु से हम दाईं तरफ की दूरियों को, मूल बिंदु से दाईं तरफ की दूरियों को धनात्मक और बाईं तरफ की दूरियों को ऋणात्मक, ऐसे ही मूल बिंदु से ऊपर की दूरियों को हम धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। अब किस प्रकार, माना कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है। अब हमने देखना है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या है। ग्राफ पेपर इसलिए लिया गया है जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाए। आपको जो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन दिख रही है, हम इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी प्रत्येक को एक इकाई दूरी मान लेते हैं। इकाई इसलिए क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनका हम कोई भी इकाई नहीं मानते हैं कि ये सेंटीमीटर है, मीटर है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं आपको केवल एक संख्या के रूप में मिलेंगे, 2,3, ऋण 3,4। तो उसमें कोई भी मात्रक नहीं लिखा होगा, इसलिए हम कह रहे हैं इकाई। एक इकाई, यहाँ से लिख रहे हैं यहाँ 2 इकाई, यहाँ से लिख रहे हैं यहाँ 3 इकाई, यानी 3 दूरी। ऐसे ऊपर को 1, 2, 3, यहाँ को ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऐसे ही नीचे। तो माना इस बिंदु की बात करें तो जैसा कि हम कह रहे थे शुरू में कि हम मूल बिंदु से तय करेंगे किसी भी बिंदु की स्थिति। तो मूल बिंदु से सर्वप्रथम हम एक्स अक्ष में बढ़ते हैं।
एक्स अक्ष में या तो आप दाईं तरफ जाएंगे या बाईं तरफ। अब मूल बिंदु से यह बिंदु दाईं तरफ है तो 1 2 तीसरी लाइन पर है, और ऊपर को 1 2 दूसरी लाइन पर है। तो सबसे पहले इसका जो निर्देशांक लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एक्स अक्ष, तो उसको कहेंगे हम 3, और वाई अक्ष की तरफ 2। अब इस 3 का नाम क्या है? इसका नाम या तो आप कहोगे एक्स निर्देशांक, क्या कहोगे इसका नाम? या तो एक्स कोऑर्डिनेट या फिर कहोगे भुज। अधिकांश एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है। और इस 2 का नाम क्या बोला जाएगा? इसको कहा जाएगा वाई निर्देशांक, या इसको कहा जाता है कोटि। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि कार्तीय तल में, इस तल को हम कार्तीय तल कह रहे हैं, तो कार्तीय तल में किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें 2 संख्याएं चाहिए। जो संख्याएं मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ और मूल बिंदु से वाई अक्ष की तरफ उस बिंदु की दूरी को प्रदर्शित करती हैं। अब ओ के निर्देशांक क्या है फिर? अब देखो, मूल बिंदु से चलते हैं, हम न इधर को जा पा रहे हैं न उधर को, क्योंकि यहीं पर बिंदु मिल जा रहा है, न ऊपर को जा पा रहे हैं न नीचे को, तो कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो ओ के निर्देशांक मूल बिंदु के क्या हो गए? 0, 0, क्योंकि ओ की ओ से दूरी क्या है? लेफ्ट राइट 0 है, ऊपर नीचे भी 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 0, और सभी बिंदुओं की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष निर्धारित हो। अब माना हम बात करते हैं इस बिंदु की, ये बिंदु है। अब इसके निर्देशांक क्या हुए? अब पहले हम एक्स अक्ष की तरफ बढ़ेंगे। अब दाईं ओर तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मूल बिंदु से बाईं तरफ है, तो हम यहाँ पे आए, तो इस लाइन में मुझे मिल गया ये। तो यानी एक्स अक्ष की तरफ इसकी दूरी कितनी है? ऋण 1, क्योंकि अगर यहाँ की दूरी को धनात्मक ले रहे हैं तो बाईं ओर ऋणात्मक ले रहे हैं। अब नीचे को 1 2 3 4 5वीं लाइन पे मिला है, तो नीचे को भी ऋणात्मक है क्योंकि ऊपर को धनात्मक है। तो दूसरा निर्देशांक कितना हो गया इसका? ऋण 5। तो माना ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो बिंदु बी का भुज क्या हुआ? ऋण 1। बिंदु बी की कोटि ऋण 5। बिंदु ए का भुज 3 और बिंदु ए की कोटि 2। अब कुछ बिंदुओं की बात करते हैं कि जो कि अक्षों पर होते हैं। जैसे एक बिंदु ये है, ये बिंदु है आपका वाई अक्ष पर। एक बिंदु ये है, ये बिंदु है आपका एक्स अक्ष पर। एक बिंदु ये है, ये बिंदु भी आपका एक्स अक्ष पर है। तो माना इसके निर्देशांक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इसके निर्देशांक क्या मिलेंगे? तो इसके निर्देशांक पहले मूल बिंदु से आप दाईं तरफ गए, बाईं तरफ गए, कहीं नहीं गए, देखो उसी अक्ष में मिल गए। तो आपका एक्स निर्देशांक इसका कितना हो गया? 0। अब वाई निर्देशांक में नीचे को है 1 2 3, तो ऋण 3। तो वाई अक्ष पर मैंने बिंदु ढूंढा तो आपको क्या मिला? उसका निर्देशांक 1 बिंदु 0, ऋण 3। अब ये है एक्स अक्ष पर। अगर मैं इसका एक्स निर्देशांक, क्योंकि पहले एक्स निर्देशांक ही ढूंढा जाएगा, तो 1 2 3 बाईं तरफ तो ऋण 3। फिर उसके बाद ऊपर को और नीचे को देखा तो कहीं नहीं है, देखो ऊपर को भी नहीं है, नीचे को भी नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु की ठीक सीध में है, तो 0। तो ऊपर मूल बिंदु से ऊपर और नीचे की दूरी 0 है, तो वाई निर्देशांक क्या हो गया उसका? 0। इसी प्रकार इस बिंदु की बात करें, 1 2 3 4 5 6, एक्स निर्देशांक 6 हो गया। वाई निर्देशांक देखो मूल बिंदु से ऊपर और नीचे की तरफ नहीं है, तो 0। तो जब भी आप एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु ढूंढेंगे तो उसका वाई निर्देशांक 0 मिलेगा। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका वाई निर्देशांक 0 मिलेगा, और वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु ढूंढेंगे तो उसका एक्स निर्देशांक 0 मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर अगर बिंदु है तो की कोटि यानी वाई निर्देशांक बराबर 0 होगा, और ऐसे ही वाई अक्ष पर बिंदु का भुज बराबर 0 होगा। तो
तो ये ध्यान रखना है हमेशा, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका कौन सा निर्देशांक शून्य होगा, जिस अक्ष पर होगा उसका वह निर्देशांक कुछ न कुछ होगा। एक्स अक्ष पर होगा तो उसका एक्स निर्देशांक आपको कुछ न कुछ मिलेगा शून्य के अतिरिक्त। शून्य भी मिल सकता है, वो स्पेशल केस है जब मूल बिंदु होगा। और वाई अक्ष पर मूल बिंदु के अलावा कोई भी बिंदु हो तो उसका आपको वाई निर्देशांक कुछ न कुछ मिलेगा, प्लस मिले माइनस मिले, लेकिन एक्स निर्देशांक के शून्य मिलेगा। तो इन दो चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो कक्षा 9 में हमने ये सब जानकारी प्राप्त करी थी और मुझे आशा है कि आपने वहाँ पर भी इस जानकारी को सीखा होगा और एक बार आपका अगर भूले होंगे तो पुनः ये रिवीजन हो गया, तो आपको याद भी आ गया होगा कि आपने ये सब चीज़ें कक्षा 9 में पढ़ी थी। अब कक्षा 10 में हमें पढ़ना है सबसे पहले कार्तीय तल में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते। किसी कार्तीय तल में माना दो बिंदु स्थित हैं, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, सीधी दूरी ए बी। ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें सीखना है कक्षा 10 में सबसे पहले। अब चूंकि यह तो ग्राफ पेपर है, आपको स्पष्ट निर्देशांक दिख जा रहे हैं। अगर हम जनरली पहले सूत्र प्राप्त करना चाहें तो हम इसके निर्देशांक नहीं बताएंगे, तो हम इसके निर्देशांक कुछ मान लेंगे। माना इसके निर्देशांक हैं x1, y1, क्योंकि दो बिंदु हैं तो एक्स वाई से काम नहीं चलेगा, इसको भी एक्स वाई दिखाऊँ उसको भी वाई से दिखाऊँ, तो x2, y2। और इससे क्लियर भी हो जाता है कि x1 का मतलब पहले बिंदु का x निर्देशांक, y1 का मतलब पहले बिंदु का y निर्देशांक। ऐसे ही x2 का मतलब पहले बिंदु का दूसरे बिंदु का x निर्देशांक और y2 का मतलब दूसरे बिंदु का y निर्देशांक। यदि हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मैं B से ये लंब रेखा x एक्स पर जो लंब है इसको खींचूं और ऐसे ही एक रेखा यहाँ से खींचूं A से, इसी प्रकार की रेखा हम y एक्स पर खींचे लंब रेखाएं, तो क्या स्थिति आती है देखिए। अब दूरियां हम समझने की कोशिश करें कि O से लेकर B, तो इस बिंदु का नाम, इसको मैं भी मिटा देता हूँ, इस बिंदु का नाम अभी कह देते हैं B डैश और इस बिंदु का नाम कह दे रहे हैं A डैश। तो O से लेकर B डैश x निर्देशांक हुआ बिंदु B का, तो O से लेकर B डैश की दूरी होगी x2। ऐसे ही O से लेकर A डैश की दूरी होगी x1। तो ये बीच की दूरी हम निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि यहाँ से लेकर ये दूरी है x2 और यहाँ से लेकर ये दूरी है x1। क्योंकि A का पहला निर्देशांक x1 है तो मूल बिंदु से A इतनी दूर है, इस लाइन पर है, तो x1। ऐसे ही मूल बिंदु से B इस लाइन पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x2। तो ये जो बीच की दूरी बची ये क्या बचेगी, x2 माइनस x1। इसी प्रकार अगर आप इस दूरी की बात करोगे, y अक्ष की तरफ देखो, अभी दूरी ऊपर को है y अक्ष की तरफ, तो इस बिंदु का y निर्देशांक क्या है, y2। और अगर यहां तक की दूरी की बात करोगे तो ये होगी y1, क्योंकि देखो इस बिंदु अर्थात यही दूरी है a डैश से लेकर a तक, या फिर b डैश से लेकर, इस बिंदु का नाम हम कह देते हैं c, तो b डैश से लेकर c तक। तो ये बीच की दूरी b से लेकर c तक, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक y2, यहाँ से यहाँ तक y1, तो बीच की दूरी b से लेकर c तक, यहाँ तक की दूरी आपको मिल जाएगी y2 माइनस y1। तो अगर हम A और C को मिला देते हैं तो आप देखिए ये आपको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा।
ABC कोण C इसका समकोण होगा। अब समकोण त्रिभुज के लिए आपने पढ़ा है बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग AC के वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर होगा। अब आपको AC पता चल गया x2 माइनस x1, ये कितना है x2 माइनस x1, और BC कितना है y2 माइनस y1। तो समकोण त्रिभुज ये नोट नहीं करना है, कॉपी में नोट करने की आवश्यकता नहीं, सीखना है अभ्यास करके। तो समकोण त्रिभुज ABC में AC का वर्ग AB का वर्ग, कर्ण AB है, AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग। कैसे लिखा आपने? बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से। अब AB आपको ज्ञात करना है। AB को माना हम मान लेते हैं D है ये दूरी, D फॉर डिस्टेंस, तो D का वर्ग हो गया ये, बराबर AC कितना है? AC है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस BC कितना है? y2 माइनस y1, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। फिर तो बिंदु A और B के बीच की दूरी का वर्ग बराबर आया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 के स्क्वायर्स के योग के बराबर, जहाँ पर x1 y1 x2 y2 दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं। तो D बराबर अगर आपने निकालना है तो यहाँ से वर्ग हटेगा, तो राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा? वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब जानते हैं कि किस प्रकार इस सूत्र का प्रयोग करके हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। माना आपको ज्ञात करनी है 2,5 और -3,7 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दूरी निकालनी है। दूरी बराबर क्या? हमारे पास ये सवाल है। अब ये पहला बिंदु है, x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2। तो सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे D बराबर जो आपने पढ़ा है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बराबर, अब अगर मान रखते हैं तो x1 x2 का मतलब क्या हुआ? दोनों बिंदुओं के x निर्देशांकों पे आपने ध्यान रखना है, एक 2 है और एक -3 है। तो x2 माइनस x1 -3 -2 का वर्ग धन, फिर y निर्देशांकों पे ध्यान देखना है। देखो y1 y2, y1 y2, तो y2 7 है, ऋण y1 5 है का वर्ग। अब आप कैलकुलेशन करके इसको सरल करेंगे, 3 और 2 मिला के -5 हो गया, और यहाँ 7 में से 5 घटा के 2 हो गया, 5 बच्चे 25 और धन 2 दूनी 4, क्योंकि ऋण का वर्ग भी धन ही आता है। तो 25 और 4 कितना हो गया? वर्गमूल 29 मात्रक ये दूरी आई दिए हुए दो बिंदु के बीच की। अब यहाँ पर इस टर्म को समझिए, तो उसके बाद आप फॉर्मूले का दूसरा रूप समझ पाएंगे। देखो, अगर मैं -3 -2 यानी x2 में से x1 को माइनस करके -3 -2 लिख रहा हूँ तो -5 आ रहा है। अगर मैं 2 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ तो 2 -3 लिखूँगा। x2 माइनस x1 की जगह मैंने -3 -2 लिखा, -5 आया। अगर मैं 2 -3 लिखता तो 2 -3, इसका वर्ग कितना आता? 2 धन 3 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग बराबर 25 ही आता। और यदि y2 माइनस y1 जो 7 -5 लिखा है, अगर उसको 5 -7 लिखा जाता, 5 -7 का वर्ग, तब क्या आता? 5 में से 7 घटा के -2, और -2 का वर्ग बराबर -2 का वर्ग 4। तो तब भी आपके पास जो ये आ रहे हैं वर्ग 25 और इसका 4, तो आपको तब भी देखो 25 और 4 ही मिलते। कब?
जब आप x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ऋण का वर्ग भी धनात्मक होता है। तो इसीलिए आप सूत्र को अगर x1 माइनस x2 लिखना चाहें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखना चाहें, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने स्वयं अपने मन से माना। जब x1 y1 x2 y2 माना तो हमने अपने मन से माना है। हम x1 y1 इसको भी मान सकते थे और x2 y2 इसको मान सकते थे। तो अगर मैं x1 y1 इसको x2 y2 इसको मानूंगा तो पूरा ही फॉर्मूला x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इससे किसी बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि आप फॉर्मूला जब दो बिंदु के बीच की दूरी का लिख रहे हैं तो x1 में से x2 माइनस कर रहे हैं या y1 में से y2 माइनस कर रहे हैं। लेकिन आप एक रूपता रखेंगे, अगर आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान क्या रखना है आपने, अगर फॉर्मूले में मान नहीं रखना चाह रहे हैं तो केवल आपने माना 2,7 और माना ऋण 3, ऋण 6 के बीच की दूरी निकालनी है। तो आपने d बराबर एक बार फॉर्मूला लिख दिया, तो उसके बाद अगर आपको फॉर्मूला को नहीं देखना चाहते हैं तो आपने ऐसे ध्यान रखना है कि इसमें से इसको माइनस करो, 2 ऋण 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, धन, फिर इसमें से इसको माइनस करो, 7 ऋण 6 तो 7 धन 6 हो जाएगा। ये दो जो आपको सूट कर रहा है सही। अगर आपको यहाँ से माइनस करने में यहाँ पर आपको साइन प्लस के मिल जा रहे हैं, ज़्यादा फायदा हो रहा है तो वो करिए। अगर आपको यहाँ से इधर माइनस करना है तो वो करिए। तो ध्यान इस पे रखना है कि पहले वर्ग में आपने x निर्देशांकों को घटा के लिखना है और दूसरे कोष्टक में आपने, यानी जो वर्ग कर रहे हैं उस कोष्टक के अंदर दूसरे में आपने y निर्देशांकों को घटा के लिखना है, बस। तो मैं आशा करता हूं कि आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र किस प्रकार प्राप्त करेंगे यह सीख गए होंगे, और उस सूत्र का हम किस प्रकार अनुप्रयोग करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए।